गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक हैं, उसके विचार के संयोजक हैं। इंडिया गठबंधन अब बन गया है तो टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे, और आज पहली बार ये कह रहे हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है। हम कहते आ रहे हैं कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, वो बात कहीं ना कहीं सच हो रही है। शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। मुख्यमंत्री का पद उनके परिवार के किसी आदमी के हिस्से में मिले, इसके लिए ही उनकी बैठक बुलाई गई है। जिन खबरों की झलक अभी आपने देखी, विस्तार से सारी खबरें आपके सामने हम रखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ख्वाब देखा था। क्या वो ख्वाब अब अधूरा रह गया? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हाथ मलते रह जाएंगे और सेहरा किसी और के सिर बंध जाएगा, या फिर सीट बंटवारे पर फंसा पेंच नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा? ऐसे तमाम सवाल आज सियासी फिजा में घूम रहे हैं। दूसरी खबर में बात होगी दिल्ली से लेकर झारखंड तक ईडी के एक्शन की। दो राज्य और दोनों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री ईडी की रडार पर हैं। दोनों की गिरफ्तारी और जेल जाने का डर भी चरम पर है, और ऐसे में सवाल दरअसल यह है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। अगर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो 2024 के चुनावी घमासान में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सभी खबरों का सटीक विश्लेषण आपके सामने हम रखने वाले हैं। हर खबर को बारीकी से आप तक समझाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, और रांची से अभिषेक उपाध्याय खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास मैं आपको ले चलूं, लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर दरअसल आ रही है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए, कह सकते हैं कि बुरी खबर है, क्योंकि संयोजक बनने के लिए ऐसा लगता है कि उन्हें और ज्यादा इंतजार करना होगा। मुहर लगने वाली आज की मीटिंग ही टल गई है और वर्चुअल बैठक इसी महीने किसी और दिन होगी। अब इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो नीतीश को आज की बैठक में संयोजक बनना था, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन क्या अब एक बार फिर से उनका इंतजार लंबा हो गया? आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, और ज्यादा नीतीश कुमार को इंतजार करना पड़ेगा? नंबर उनका आएगा कि भी नहीं? क्या जानकारी अंदर खाने से मिल रही है आपको? बहुत असमंजस की स्थिति है अखिलेश। आपको समझ सकते हैं कि जून महीने में जो पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, कयास वहां से लगने शुरू हुए थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, क्योंकि जो पूरा आयोजन किया था वो किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था। और कहा यह भी गया कि इंडिया गठबंधन की एक तरीके से पूरी पहल नीतीश कुमार ने की। उसके बाद 4 बैठकें हो चुकी हैं, 4 बैठक के बाद भी नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आया। इसके बाद में जेडीयू में जो वो खुद अध्यक्ष भी बन गए। कहा गया कि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने बात की है, लेकिन वहां पर भी आज की एक तारीख सामने आई थी कि वर्चुअल बैठक हो जाएगी। वो वर्चुअल बैठक भी टल गई है। अब यहां पर असमंजस की स्थिति बन गई है। और अंदर खाने जब मैंने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात की है, तो एक बात जो निकल के सामने आ रही है, संभवतः वो जो एक बड़ा कारण हो सकती है, और वो है नीतीश कुमार की जो अपनी छवि रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा, एक सुगबुगाहट सी शुरू हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एनडीए में चला जाए, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आज की तारीख में। मैं आगे इस पर बात करूंगा अंकित, इस पर भी हम आगे विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। और खबर यह भी है कि इंडिया की जो बैठक टली है उस पर बीजेपी के लोग अब तंज कस रहे हैं। संजय मयूख ने क्या कहा? बैठक टली नहीं, टाली गई है। इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश को सपना दिखा रहे हैं, यह बात भी बीजेपी ने कही है। नीतीश कुमार को कोई भी नहीं चाहता, बीजेपी की तरफ से यह बात भी कही गई है। लेकिन नीतीश का जो इशारा है, जरा उसे सबसे पहले आप समझिए। नीतीश किस तरीके से इशारों की भाषा में बात कर रहे हैं। उम्मीदवार जो तो उन्होंने लोकसभा की सीट है अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम की, जहां से अभी किरण रिजिजू सांसद हैं। अब यहां पर जेडीयू ने क्या किया? उम्मीदवार के तौर पर रुचि तंगुक को उतार दिया गया जेडीयू की तरफ से, जो वहां पर अध्यक्ष भी हैं। संकेत साफ है कि टिकट बंटवारा जल्द हो, वरना इस तरीके से कैंडिडेट उतारे जाएंगे।
अध्यक्ष बनने के बाद पहले कैंडिडेट का ऐलान। अरुणाचल में बीजेपी सरकार है फिलहाल अभी, और वहां पर आप देख रहे हैं अरुणाचल पश्चिम की बात की जाए, किरण रिजिजू यहां पर सांसद हैं, लेकिन जेडीयू का उम्मीदवार यहां पर उतार दिया गया। तो ये ऐलान किया गया, उसके तमाम मायने मतले हैं। संकेतों में ऐसा कहा जा रहा है, लगता है कि अगर और ज्यादा देरी की गई तो सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर देंगे। अब आप नीतीश कुमार की शख्सियत को जरा समझिए। हिंदी बेल्ट का मजबूत फेस, यानी पूरी हिंदी बेल्ट की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरे के तौर पर वहां पर देखे जाते रहे हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव है, दशकों का राजनीतिक अनुभव। ओबीसी चेहरे के तौर पर सर्वमान्य हैं, यानी एक तो ओबीसी नेता के तौर पर उनकी पहचान भी रही है और उनकी सर्वमान्यता भी है। गठबंधन के गणित में धुरंधर हैं, और ऐसे धुरंधर हैं कि किसी भी खेमे की तरफ चले जाते हैं। इंडिया गठबंधन बनाने से स्वीकार्य चेहरा, चूंकि इस गठबंधन की नींव एक तरीके से उन्होंने रखी। राजनीतिक सफर में अब तक उन पर कोई बड़ा वैसा दाग धब्बा लगा नहीं, बिल्कुल बेदाग उनकी छवि रही है। आशीष कुमार सिंह से हम समझते हैं। आशीष, ये टिकट का जो ऐलान कर दिया गया, अरुणाचल पश्चिम की मैं बात कर रहा हूं, ये तो सीधे तौर पर एक तरह से धमकी की भाषा है। देखिए, नीतीश कुमार अखिलेश चाहते ही ये हैं कि उनको एक प्राइम पोजीशन दी जाए, उनको कन्वीनर या फिर चेयरमैन बनाया जाए, चेयरपर्सन बनाया जाए इंडिया अलायंस का। और इसी वजह से आप देखिए माफ़ कीजिएगा, वो पिछले इंडिया की बैठक के दौरान नाराज़ भी हो गए थे। उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष बदल दिया, खुद दोबारा से अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। और अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे तो जब भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया है, पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला है, तो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ही किया है। इसीलिए हमें ये संकेत मिल रहे थे कि राहुल गांधी ने जब उनसे बात की, उसके बाद ये तय हुआ है कि उनकी एक प्राइम भूमिका तय की जाएगी। संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके साथ को चेयरपर्सन या को कन्वीनर बनाया जाए। ये बैठक कब होती है, कब सभी लोगों में एक बार आम राय बन जाती है, उसके बाद इसका ऐलान किया जाता है, ये अभी तय नहीं है। ये हमें देखना होगा। लेकिन कम से कम इस बात का रियलाइजेशन इंडिया अलायंस की अगुवा कांग्रेस को है कि नीतीश कुमार को जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति ना आए कि वो इंडिया अलायंस का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ चले जाएं। और इसीलिए पूरी कवायद है कि नीतीश कुमार को बहला फुसला के मना करके एक प्राइम पोजीशन दे करके उनको रोक लिया जाए। निश्चित तौर पर वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सीटों का ऐलान करके, चाहे पार्टी के अध्यक्ष पद पर दोबारा से काबिज होकर के, कि दबाव बना करके उनको किसी तरह से इंडिया अलायंस अपना चेहरा बना दे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक टली है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा था, बीजेपी अब इस पर तंज कस रही है। संजय मयूख ने कहा कि यह बैठक दरअसल टली नहीं है बल्कि टाल दी गई। इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश को सपना दिखा रहे हैं, यह कहकर बीजेपी चुटकी ले रही है। नीतीश कुमार को कोई भी नहीं चाहता। यह बीजेपी का कहना है कि नीतीश का बिहार में जनाधार खत्म हो गया है। टल गई कि टाल दी गई? क्योंकि मैंने तो देखा था और देश ने देखा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। बैठक से बाहर गए थे क्योंकि कोई संयोजक का नाम तय कर रहा था, कोई कपोल कल्पित प्रधानमंत्री का नाम तय कर रहा था। तो ये तय करने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं है माननीय नीतीश जी के प्रति। माननीय नीतीश जी को समझना होगा कि यह उनके साथ राजनीति की जा रही है। तो संजय मयूख को यह लगता है कि नीतीश कुमार के साथ ही खेल हो रहा है। लेकिन आप जरा दोनों तरफ अगर दोनों खेमों को देखें तो क्या स्थिति है, उस पर आप गौर फरमाइए। एक तरफ देरी की स्थिति नजर आती है, दूसरी तरफ बीजेपी बिल्कुल तैयार दिख रही है। अब मिशन 2024 का जो बिहार का प्लान है बीजेपी का, अब उसकी झलक भी देखने को मिल गई है। क्लस्टर्स बनाए गए हैं, एक क्लस्टर में 4 लोकसभा की सीटें, हर क्लस्टर पर एक मुख्यालय, 3 रैली होगी। 4 लोकसभा सीट में 3 रैली का फिलहाल का जो प्लान बनाया गया है। 3 रैली गृह मंत्री शाह करेंगे, 3 रैली पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और 1 रैली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा प्लान तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी कैसे लगातार फ्रंट फुट पर है, खासतौर पर रणनीतियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। सीधे मैं अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लिए चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीर बीजेपी की नजर आ रही है अभिषेक, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीजेपी फ्रंट फुट पर है, नई नई रणनीतियां बन रही हैं। और दूसरे खेमे में देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखिए, बहुत ही क्लियर सी बात है, जो भी हमको दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि बीजेपी ने 2024 की तैयारियां और अभी नहीं शुरू की हैं, अब तो तैयारियां अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही हैं। अखिलेश, ध्यान देने वाली बात है, ये तैयारियां काफ़ी पहले से हैं। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, हमारी जानकारी उसके पहले से पूरा खाका बन चुका था और काम शुरू हो गया था, अब वो क्लाइमेक्स दिख रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है चेहरा कौन होगा, उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनकी सीटें क्या होगी, तो बहुत ही ज़्यादा बिखराव है। और बीजेपी ये जो गैप है ना,
इसी गैप का फायदा उठाना चाहती है। जितना ये गैप इंडिया गठबंधन के बीच में होगा, बीजेपी को की जो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी उसके पास काम ज्यादा आ चुकी है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक और गैप है और दूसरी ओर उस गैप को, उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की बीजेपी की ताकत है और वो तेजी से वो काम कर भी रही है। झारखंड में ईडी ने तेज किया है एक्शन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार वहां पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। अवैध खनन के मामले में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। हेमंत सोरेन के करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। रांची से लेकर देवघर, साहिबगंज में छापेमारी की सूचना है। इस मामले में ईडी ने हेमंत को 7 नोटिस भेजे थे और अब किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हो रही है, यह देखिए आप जरा। झारखंड में एक्शन बहुत तेज। ईडी का अवैध खनन के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की गई है और करीबियों पर जो एक्शन लिया जा रहा है, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन ही निशाने पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी चिंताएं भी बढ़ेंगी। करीबी नंबर 1 रोशन, मजबूत सियासी कनेक्शन। करीबी नंबर 2 विनोद सिंह, ग्रिड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी का ये मालिक है। ये हेमंत सोरेन के तमाम करीबी लोग हैं। करीबी नंबर 3 कन्हैया खुडानिया, चर्चित पत्थर व्यवसायी। इसके अलावा करीबी नंबर 4 रामनिवास यादव बताया जाता है, जो कि साहिबगंज डीसी हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कैसे एक तरीके से ये शिकंजा हेमंत सोरेन के आसपास कसता हुआ आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको अभिषेक के पास ही ले चलता हूं। अभिषेक, एक तरफ हेमंत सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की जगह हो सकता है कि उनकी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यानी कुल मिलाकर तनाव में हेमंत सोरेन है, बैकफुट पर दिख रही है उनकी पार्टी। मैं वही आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं। मैं इस समय हेमंत सोरेन के घर पे हूं और आप देखिए यहां पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे अहम बात यही है कि जो विधायक आ रहे हैं ये तय करेंगे, और इसमें गठबंधन के भी शामिल हैं, वो तय करेंगे कि कौन, अगर हेमंत सोरेन देते हैं इस्तीफा तो उसके बाद जो है अगला कौन होगा। निधि हमारे साथ यहाँ पर। निधि, कितने विधायक जा चुके हैं, आप लगातार यहाँ मॉनिटर कर रही हैं? देखिए, अभी तक 4 विधायक अंदर जा चुके हैं, जिसमें एक सरकार में मंत्री हैं बेबी कुमारी, वो भी पहुंच चुकी हैं। और अब कुमारी पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक एक भी विधायक नहीं। अपडेट क्या है, क्या कितनी उम्मीद है फैसला होने की? जो बातें कही जा रही हैं कि हो सकता है हेमंत सोरेन एक अल्टरनेटिव दे दे, प्लान बी। देखिए, प्लान बी को लेकर के तो कयास पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ आप एक विधायक ने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि प्लान बी को लेकर के चूंकि गठबंधन में है जेएमएम सोरेन सरकार, और ऐसे में बाकी जो विधायक है उनसे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रही निधि कि गठबंधन, और ये हमारी भी जानकारी है, अभी ये बातें रखी जाएंगी गठबंधन के सामने और अखिलेश गठबंधन की उस पर राय ली जाएगी कि वो इस पर एक पेज पर है कि नहीं। हालांकि एक बात और बता दूं, एक राउंड की बात हो चुकी है लेकिन अंतिम राउंड की बात होनी अभी बाकी है। अभिषेक, मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर से, लेकिन दर्शकों को बता दूं मैं कि झारखंड में बड़े खेल की तैयारी में हेमंत की पार्टी नजर आ रही है। एबीपी न्यूज पर जेएमएम के विधायकों का, एक विधायक है उनका एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। कल्पना को मौका मिले तो अच्छे से चलाएंगी, यानी हेमंत सोरेन की पत्नी, यह वैद्यनाथ राम का कहना है। उन्होंने कहा कि जब राबड़ी चला सकती हैं तो कल्पना क्यों नहीं। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं, यह वैद्यनाथ राम का बयान। गिरफ्तारी की संभावना की बात कही जा रही है, तो प्लान बी क्या है आपका? कौन सीएम बनेगा अगर ऐसा होता है, गिरफ्तारी हो जाती है? देखिए, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो कोई राजनीति करता है तो वो अपना प्लान बी रखता है और जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल होगा। एक आखिरी सवाल, कल्पना सोरेन जो सीएम साहब की वाइफ हैं, उनकी क्षमता के बारे में क्या लगता है? क्या वो हैंडल कर सकती हैं प्रदेश को? ये उनके अंदर क्षमता, आप तो मिले भी होंगे। जब राबड़ी देवी शासन चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं? हाँ, वो तो पढ़ी लिखी है। एलएलबी भी जो है ठप्पा मार, हाँ, लालू जी की पत्नी ने जब चला लिया सत्ता और पूरे समय तक चलाया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको अगर मौका मिला तो चलाने में कोई दिक्कत है। कैपेबल हैं, मतलब समर्थ हैं, सक्षम हैं। निश्चित रूप से खासकर कहा जाता है ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता था। जो मछली का बच्चा है उसको तैरने के लोग सिखाते नहीं है, स्वतः जानता हूँ। जो माहौल है उस घर का पूरा प्रैक्टिकल परिवार है, तो उसमें किसी को भी मौका मिला तो चला लेगा। आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं। लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ आशीष से जुड़े हुए हैं। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, ये कह रहे हैं एक विधायक उन्हीं के पार्टी का आशीष। लेकिन अगर बड़ी मछली ही जेल चली जाए तो दिक्कत तो होगी, और खासतौर पर गठबंधन में जो तमाम दल हैं और हेमंत सोरेन भी उसमें है, उस लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं मैं।
जी बिल्कुल, मछली पर जाल भी तो फेंका गया है ना, अब शिकंजा कसता जा रहा है और मुझे लगता है इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है हेमंत सोरेन की तरफ से कि गठबंधन के जो बाकी साथी हैं उनको अखिलेश भरोसे में ले लें और उसके बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अब ये बिल्कुल दिख रहा है जिस तरह से आज ही ईडी की रेड हो रही है, आज ही इनकी बैठक थी तमाम घटक दलों के साथ और उसके बाद मैं बता दूं कांग्रेस विधायक दल की अलग से शाम को बैठक होनी है। ऐसे समय पर ईडी के छापे दोबारा से हो रहे हैं तो ये रीइंफोर्स करता है इस बात को कि अब खतरा गहरा रहा है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी उनको इमिनेंट दिख रही होगी, उसलिए वो कदम उठा रहे। बहरहाल मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी इसके बाद बुलाई गई है पार्टी की एक, जिसमें मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने यह तय किया है कि सरकार किसी भी तरह से गिरने की स्थिति ना आए, इसलिए जेएमएम के साथ अपने घटक दल के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। तो पूरी कवायद यही है कि किसी तरह से अगर हेमंत सोरेन पे शिकंजा कसता है ईडी का तो भी सरकार चलती रहे और उनकी पत्नी के माध्यम से, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करे और किसी तरह से इसका पॉलिटिकली फायदा उठाने की कोशिश करे वहां पर ये महागठबंधन की जो सरकार है। और संभव है कि आज इस बाबत कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। अखिलेश, देखिए राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है, उससे कई बार हमने देखा है कि नतीजे प्रभावित भी होते हैं और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार के मामले में गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उसके एक बड़े नेता जेल चले जाते हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल, कथित शराब घोटाले में पेशी के लिए बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी ने समन को ही गैर कानूनी करार दिया है और कांग्रेस ने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया है। तो अरविंद केजरीवाल पेश होने को तैयार नहीं और तमाम अलग अलग पार्टियां उन पर कैसे हमले कर रही हैं वो जरा आप देखिए। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, इसे लेकर जुबानी जंग भी जारी है, वो कैसे, सुनिए आप। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाए। जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे, मुझे तो लगता है कि अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते। सोची समझी रणनीति के तहत एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लिए किया जा रहा है। उनका एक ही मकसद है कि या तो हमारी पार्टी में के सामने झुक जाओ, नहीं तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा आंदोलन किया गया, पार्टी बनाई गई और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जब उनसे पूछताछ के लिए ईडी उन्हें बुला रही है तो पेश होने को तैयार नहीं। सीधे मैं आपको अंकित गुप्ता के पास लिए चलता हूं। अंकित, राजनीतिक आरोप अपनी जगह है लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होने का क्या मतलब, क्या तर्क, क्या लॉजिक आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, हमने जो देखा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले नवंबर में भी, दिसंबर में भी और आज जो है जो जनवरी में 3 जो है सम्मन दिए गए हैं और तीनों बार अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है राजनीतिक तौर पर, आखिर वजह क्या है, उनको आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, इस पर जो है स्पष्टीकरण चाहिए, तो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और बात की जाए अरविंद केजरीवाल के जवाबों की, पहले अगर हम उस पर आ जाते हैं, नवंबर में कहा कि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उनको कैंपेन करने के लिए जाना है। दिसंबर में कहा, जब 19 दिसंबर को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि मुझे विपස්සना के लिए जाना है। और आज उन्होंने उनके जो पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले वो चुनाव प्रचार ना कर सके। तो हर बार जो कारण दिया जा रहा है ना, ये साफ तौर पर राजनीतिक कारण दिया जा रहा है और जो बीजेपी है वो इसी चीज को लेकर के हमलावर है। कह रही है कि ये वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार में आई थी भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए और आज खुद वो एक तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में दीमक से बन गए हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो निश्चित तौर पर राजनीति हो रही है। अंकित, हर किसी के जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जांच में सहयोग ही ना करें। कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। अब ईडी के समन पर केजरीवाल का जो हट है वो जरा आप देखिए, आपके सामने तमाम आंकड़े अब हम रखने जा रहे हैं। 22 दिसंबर 2023 को ईडी ने समन भेजा था। आज केजरीवाल की पेशी थी लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल नहीं गए, जवाब भेज दिया, जांच को तैयार और नोटिस को गैर कानूनी बताया गया है। इसके बाद 19 दिसंबर की बात की जाए, इसके पहले तो समन भेजा गया था 21 दिसंबर को, तब पेश होना था। यानी 19 दिसंबर वाले नोटिस की मैं बात कर रहा हूं। केजरीवाल को 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए जाना था, वहां चले गए। केजरीवाल ने समन को ही गैर कानूनी बता दिया, जैसा कि अब वो बता रहे हैं। 2 नवंबर को भी ईडी ने बुलाया था। केजरीवाल ने पूछा, मैं संदिग्ध हूं या गवाह? सवाल पूछा गया, जवाब देने की बजाय। तो इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, इन तमाम तर्कों का क्या मतलब, वो भी तब जबकि चुनाव नजदीक है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन करके पार्टी बनाई थी केजरीवाल ने, फिर मुख्यमंत्री बने।
देखिए सीधा सा आशय ये है कि केजरीवाल को ये समझ में अच्छे से आ रहा है कि ये इशू एक बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देखिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सब लोग इस समय जेल में हैं और इनकी जमानत खारिज हो रही है। कोर्ट जो टिप्पणियां कर रहा है जमानत खारिज करते समय वो बड़ी डैमेजिंग टिप्पणियां हैं। कोर्ट यहां तक मनीष सिसोदिया के बारे में यहां तक कह दिया कि जो मनी ट्रेल है उसका जिक्र कर दिया कोर्ट ने। तो ये सब चीजें बहुत ही डैमेजिंग हो रही हैं और ऐसे में उनके पास यही चाह रहा है कि इसको जितना हो सके पॉलिटिकल सिंपैथी के तौर पर इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक की बाकायदा कई सारी ऐसी टिप्पणियां हैं। तो ये कैश 22 सिचुएशन है उनके सामने और उनकी पूरी कोशिश है इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए और डाइवर्ट करके इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा पर ले जाया जाए। यही उनके पास इकलौता विकल्प बचा है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें फायदा होगा कि नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया है। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव का हवाला दिया गया। पार्टी संयोजक के नाते खुद को उन्होंने व्यस्त भी बताया है। 26 जनवरी की तैयारियों को भी उन्होंने कहा कि इसे लेकर भी मैं व्यस्त हूं। तो केजरीवाल ने ईडी से सवालों की फहरिस्त मांगी है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त दो राज्यों के दो मुख्यमंत्री कैसे गिरफ्तारी की आशंका से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, बड़ा सवाल है। पहले बात हेमंत सोरेन की कर लेते हैं। किस मामले में फंसे? अवैध खनन का मामला जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जारी है। हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, गिरफ्तारी की तलवार इस लिहाज से लटक चुकी है कि क्योंकि 7 नोटिस भेजे गए और अब तक हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लें तो कथित शराब घोटाले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यह जांच भी ईडी के पास और गिरफ्तारी की तलवार इस लिहाज से लटक रही है क्योंकि 3 नोटिस भेजे गए, अब तक पेश नहीं हुए हैं। तो सवाल यही कि कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है और भ्रष्टाचार और परसेप्शन का बहुत चोली दामन वाला साथ है। हम लोगों ने देखा राजस्थान में लाल डायरी वाले जिन ने अशोक गहलोत को कितना नुकसान पहुंचाया। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले में फंस रहे, भ्रष्टाचार के मामले में, और कहीं जेल जाने की नौबत आ गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है गठबंधन को? नहीं, देखिए खासा नुकसान हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में अखिलेश, हमने अभी तक आप परसेप्शन की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी अभी तक कम से कम उनके पक्ष में वैसा ही जाता रहा है जैसा मैंने अपने अनुभव में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के देखा है। आप कितने भी आरोप लगा लें, व्हेन इट कम्स टू दैट पर्सन लोग अभी भी भरोसा कर रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक के बाद एक जो एकदम टॉप लेयर है पार्टी का, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स उनकी सरकार के जब जेल चले जाते हैं और यहाँ तक टिप्पणी कर दी जाती है दैट इट लीड्स अप टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। बेचारा बनने, मासूम बनने की कोशिश में हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा था माफ कीजिएगा, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और उनको घर से निकाल दिया गया था तो बड़ा उन्होंने भी माहौल बनाने की कोशिश की थी कि देखो मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया था, लेकिन उसका कोई फायदा विधानसभा चुनाव में होता हुआ नहीं देखा। तो मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को कोई भी फायदा होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी एक कैविएट देना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह से और इंडिया अलायंस मिल करके ये बात लेकर के आर्गुमेंट जाती है चुनाव में कि भाई हमको विक्टिम बनाया गया है, हम पर जबरदस्ती जुल्म ढाया जा रहा है, तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव ड्रॉ करने की इंडिया अलायंस कोशिश करेगी, जिसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये पता चलेगा क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव में दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। एक तरफ से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, कहा जाएगा कि हमें तो फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में किसकी बात पर जनता यकीन करती है वो वोट डालकर बता देगी।